बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइंस में खुशामदीद। मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग में गैर मामूली सिक्योरिटी, तियाननमेन स्क्वायर के गिर्द जारी सरगर्मियां और खामोश तैयारियों के बाद अब ये वाज़ेह हो रहा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दौरा चीन आलमी सियासत की सम तय कर सकता है। दुनिया के दो ताकतवर तरीन रहनुमा अमरीकी सदर ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग एक ऐसे वक्त पर मुलाकात करने जा रहे हैं जब दोनों ही फरीकैन के सामने ताउन और तसादुम के इम्कानात एक ही वक्त पर मौजूद है। ये मुलाकात बैक वक्त कई महाजों पर असरअंदाज होगी। सबसे अहम पहलू ईरान का जारी तनाज़ा है जो अब तीसरे महीने में दाखिल हो चुका है। चीन बज़ाहिर मोहतात अंदाज में सालसी की कोशिश कर रहा है और पाकिस्तान के साथ मिलकर एक सिफारती रास्ता निकालने की कोशिश भी कर चुका है। 5 निकाती मंसूबा, आबनाए हरमुज की बहाली और ईरान को मुज़ाकरात की मेज पर लाने की कोशिशें उसी हिकमत अमली का हिस्सा हैं। लेकिन ट्रंप का मौक़िफ़ मुख्तलिफ है। वो ये समझते हैं कि अमरीका को ईरान के मामले में चीन की मदद की जरूरत नहीं। चीन के लिए ये तनाज़ा सिर्फ सिफारती नहीं बल्कि मुआशी चैलेंज भी है। सुस्त मुआशी नमू, बढ़ती बेरोजगारी और तेल की कीमतों में इजाफा उस पर दबाव डाल रहे हैं। चीन के पास अगरचे तवानाई के मुतबादिल जराए और जखायर मौजूद है, लेकिन एक तवील जंग उसकी बरामदी मईशत को मुतासिर कर सकती है। इसके बावजूद अगर चीन अमरीका की मदद करता है तो वो उसके बदले में किसी न किसी शक्ल में फायदा जरूर हासिल करना चाहेगा। दूसरा बड़ा मसला ताइवान है जो दोनों ममालिक के दरमियान सबसे हसास नुक्ता समझा जा रहा है। अमरीका ने एक तरफ तो ताइवान को असलहा फराहम किया, लेकिन उन्होंने साथ ही चीन के हवाले से सिफारती लबो लहजा गैर मामूली तौर पर नॉर्मल रखा, जिससे पॉलिसी में इबहम पैदा हुआ। चीन वाजे कर चुका है कि ताइवान उसकी अव्वलीन तरजीह है और हालिया दिनों में उसने इस हवाले से फौजी दबाव में भी इजाफा किया। इस मुलाकात में यह तय हो सकता है कि आया दोनों ममालिक इस मामले को काबू में रख सकते हैं या कशीदगी मजीद बढ़ेगी। मुआशी महाज भी कम अहम नहीं है। अमरीका और चीन के दरमियान तजारती जंग ने आलमी मईशत को गैर यकीनी सूरत हाल से दोचार किया हुआ है। टैरिफ में मुसलसल तब्दीली, चीनी मसनूआत पर पाबंदियां और अमरीका के खिलाफ चीन के जवाबी इकदामात ने दोनों मईशतों को मुतासिर किया। उस मुलाकात में अमरीका ज़रई बरामदात बढ़ाने की बात करेगा, जबकि चीन तजारती पाबंदियों में नरमी की बात करेगा। अगरचे मुकम्मल मुआहिदा मुश्किल दिखाई देता है, लेकिन किसी हद तक तनाव में कमी दोनों ममालिक के ही मफाद में है। टेक्नोलॉजी का मैदान इस मुलाकात का सबसे जदीद और पेचीदा पहलू है। मसनूई ज़हानत, माइक्रोचिप्स और रेयर अर्थ मिनरल्स पर कंट्रोल दरअसल मुस्तकबिल की ताकत का तयन करने के लिए है। अमरीका को खदशा है कि चीन उसकी टेक्नोलॉजी हासिल करके अपनी बरतरी कायम करना चाहता है, जबकि चीन जदीद चिप्स तक रसाई चाहता है। दूसरी तरफ चीन के पास रेयर अर्थ मिनरल्स की ऐसी ताकत मौजूद है जो आलमी सप्लाई चेन को मुतासिर कर सकती है। यूं इन हालात में अब कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी पर अमल दरामद की गुंजाइश पैदा हो रही है। इस तमाम सूरत हाल में एक अहम हकीकत यह भी है कि दोनों रहनुमा ही अपने अपने मफादात पर कोई कंप्रोमाइज किए बगैर इस मुलाकात को कामयाब दिखाना चाहते हैं। चीनी सदर शी जिनपिंग के लिए मुआशी इस्तेहकाम जरूरी है, जबकि ट्रंप के लिए सियासी तासुर और दाखिली हिमायत अहम है। यह मुलाकात किसी बड़े मुआहिदे से ज्यादा एक समत का तयन करेगी। अगर माहौल मुस्बत रहा तो ताल्लुकात में नाजुक तवाजुन बरकरार रह सकता है, लेकिन अगर किसी भी फरीक को नजरअंदाज किए जाने या दबाव में आने का एहसास हुआ तो यही मुलाकात मुस्तकबिल के तसादुम की बुनियाद भी बन सकती है। यही वजह है कि बीजिंग में होने वाली ये मुख्तसर लेकिन अहम मुलाकात दुनिया भर की नजरें अपनी जाने मुतवज्जे किए हुए हैं, क्योंकि ईरान का जिक्र तो बहरहाल इस मुलाकात में होगा ही। इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है एक्स एम्बेसडर जावेद मलिक साहब ने। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मलिक साहब, दौरा चीन के हवाले से आप क्या समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की अव्वलीन तरजीहात में सबसे ज्यादा ऊपर कौन सा मामला होगा? क्या टैरिफ में तब्दीली के हवाले से बातचीत होगी, चीनी ताउन के हवाले से बातचीत होगी, ताइवान के हवाले से होगी या ईरान के हवाले से? देखिए यासिर साहब, थैंक यू, आपने मुझे इनवाइट किया। और यकीनन मेरी नज़र में ये जो मुलाकात है ये दुनिया की जो फ्यूचर की जियो पॉलिटिक्स है उसके लिए एक बहुत अहम संग मील है। ऑब्वियसली हम जानते हैं कि अमेरिका जो है वो दुनिया की एक बहुत बड़ी सुपर पावर है, सबसे ज़्यादा बड़ी इकॉनमी है उनकी, बहुत बड़ी पावरफुल आर्मी है। ये अलग बात है कि वो किसी हद तक ईरान में फंसे हुए हैं, लेकिन उसको अगर आप एक मिनट के लिए साइड पे रखिए और आप दुनिया की जियो पॉलिटिक्स को देखिए तो अमेरिका का बहुत कलीदी और बहुत अहम रोल है। दूसरी जो अहम ताकत मेरी नज़र में है वो चाइना है। चाइना मुस्तकबिल में एक और उसका बहुत ज़्यादा मकाम है, खुसूसन जो जिस अंदाज में उसने ग्रो किया है। तो आप, मैं ये नहीं कहूँगा कि एक तरफ थोड़ा कम होती हुई पावर है और दूसरी तरफ इमर्जिंग पावर है, बल्कि मैं समझता हूँ कि दुनिया में दोनों इस वक्त अगर आप देखें तो ये दोनों ऑलमोस्ट टक्कर की पावर्स है। मुख्तलिफ नौइयत इनकी है, मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं। लेकिन मलिक साहब, कथा कलामी के लिए माजरत, मगरिब में इस वक्त बातें ये चल रही हैं कि बीजिंग जो है वो दुनिया का नया वॉशिंगटन बनने जा रहा है।
तो इसके पीछे के मुहर्रिकात फिर आपको क्या नजर आते हैं? जी, मैं इसी तरफ आ रहा था कि देखिए, एक उभरती हुई ताकत है चाइना और एक ऑफ कोर्स एस्टैब्लिश्ड पावर है। कुछ लोग ये समझते हैं कि अमेरिका डिक्लाइन की तरफ है, मैं उससे डिसएग्री करता हूं। मैं समझता हूं अमेरिका अभी भी एक स्ट्रांग पावर है और चाइना जो है वो उभरती हुई पावर है जो ऑलमोस्ट उनके बराबर है। देखिए, आपने जहां तक पूछा कि इनके अंदर अहम तरीन पॉइंट्स क्या हैं, आपके इंट्रोडक्शन में आपने तकरीबन तमाम का ये अहाता कर दिया है। इसमें ऑफ कोर्स सबसे अहम जो है वो टैरिफ्स हैं, जिस हवाले से आप जानते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने आने के फौरन बाद ये कह दिया था कि वो पूरी दुनिया को टैरिफ्स लगाएंगे। एक हद तक उनको ये भी लग रहा था कि बहुत सी ऐसी कंपनियां अमेरिका से मूव होकर चाइना आ गई हैं बिकॉज ऑफ चीप लेबर, उनको वो वापस अट्रैक्ट करना चाहते हैं। दूसरा, उनकी जो ट्रेड डेफिसिट है उसको भी ओवरकम करने की बात हो रही है। उसके साथ साथ जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं और जो चिप्स हैं और जो जितनी भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इनकी आपस में कोऑपरेशन है। लेकिन उससे बढ़ के ये मैं समझता हूं कि ये तमाम मामलात में उनकी जो मुलाकातें हैं वो तो अपनी अहमियत रखती हैं, लेकिन इस वक्त आप ये जानते हैं कि अमेरिका इस वक्त ईरान के साथ इस जंग में फंसा हुआ है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस दौरे को मुअख्खर भी किया था, आपको याद होगा। ये 2 माह पहले इन्होंने जाना था, इन्होंने डिले किया बिकॉज वो चाहते थे कि वो एक विक्टोरियस प्रेसिडेंट के तौर पर जाएं। वो ये नहीं समझ जाना चाहना, ये चाहते थे कि वो वहां पे जाएं इस अंदाज में कि वो लगे ऐसा तासुर मिले कि वो फंसे हुए हैं, क्योंकि वो इस चीज को नहीं मानते हैं। वो अभी भी कहते हैं कि वो जीत रहे हैं, वो दुनिया में वो उनका एक अपना वर्ल्ड व्यू है, लेकिन दुनिया ये जानती है कि काफी हद तक जो अहदाफ थे उनकी जंग के वो रुके हुए हैं। अब इस हवाले से क्या डिस्कशंस होंगी, बहुत से जो एनालिस्ट हैं यासिर साहब वॉशिंगटन में, वो ये समझते हैं कि किसी हद तक, मैं ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बयान नहीं कर रहा, वो ये समझते हैं कि जो डिले हुआ है ईरान और अमेरिका के दरमियान मामला को तय होने में, इसके पीछे भी कुछ मुहर्रिकात हैं और इसको समझने के लिए आपको थोड़ा जूम इन करके एक जो है बड़े लैंडस्केप को समझना पड़ेगा। कुछ लोग ये समझते हैं कि चाइना ये समझ रहा है कि वो अगर, बिकॉज आप जानते हैं कि चाइना सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भी है ईरान का, उनके बहुत क्लोज स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप्स भी हैं, उनका इन्फ्लुएंस भी है ईरान के ऊपर। अभी कुछ ही दिन पहले उनके वजीर खारजा भी वहां पे गए थे, तो हो सकता है कि उनकी कोई अंडरस्टैंडिंग हो भी उनके साथ, और जब इस मुलाकात में बात हो तो वो उनको कुछ ऐसी चीज ऑफर करें कि इस मामले से वो उनको एक ऑफ रैंप भी मिल जाए और उनका एक तरह से एहसान भी हो जाए अमेरिका के ऊपर, और फिर वो अपनी जो है क्विड प्रो को की बेसिस पर, कुछ ले और कुछ दे के बेसिस पर एक अच्छी डील ले सकें अमेरिका से, टैरिफ्स के हवाले से, ट्रेड के हवाले से, और खुसूसन जो अमेरिका की व्यूज हैं कुछ ताइवान के हवाले से, साउथ एशिया सी के हवाले से। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पे अमेरिका अपने आप को ऑफ कोर्स स्ट्रांग समझ रहा है। चाइना भी बहुत स्ट्रांग कंट्री है, लेकिन आप जानते हैं मलिक साहब अगर इसकी परतें खोलें, जैसे आके जूम इन करके देखने की जरूरत है, अगर इसकी परतें खोलें तो आपको क्या दिखाई देता है कि ऐसा कौन सा एज होगा जो अमेरिका को फराहम करने के लिए जो है वो ईरान ने बात की होगी? क्या यूरेनियम चाइना मुंतकिल करने का ऑप्शन हो सकता है, या फिर आबनाए हरमुज खोलने के हवाले से ऑप्शन हो सकता है, या फिर जो रिबेट के तौर पे वो रकम मांग रहे हैं उसके छोड़ने के हवाले से मौकिफ हो सकता है? किस तरह की बात हो सकती है? यानी ऑप्शंस पे अगर मफरूजात के ऊपर बात की जाए तो कोई एक आधा मफरूजा क्या हो सकता है? देखिए, आबनाए हुर्मुज मेरी नजर में जंग से पहले तो इशू नहीं था, लेकिन इस वक्त वो सबसे बड़ा इशू बन चुका है। आप जानते हैं कि जो लेटेस्ट मुसव्वदा जो वॉशिंगटन भेजा गया ईरान की तरफ से, जिसको प्रेसिडेंट ट्रंप ने रिजेक्ट कर दिया, उसमें जिस चीज ने उनको सबसे ज्यादा अनॉय किया है, जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मेरी कुछ बात भी हुई है वॉशिंगटन लोगों से, वो कहते हैं कि जब उन्होंने ये देखा कि आबनाए हुर्मुज का फ्यूचर कंट्रोल ईरान मांग रहा है, वो कहते हैं कि यहाँ की एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मुस्तकबिल में ईरान के पास होना चाहिए, जिसको जो अनएक्सेप्टेबल है, एक रेड लाइन है, एक ऐसी रेड लाइन है जो कि नई है, पहले ये कभी भी इशू नहीं था। वो ये कह रहे थे कि सिर्फ आबनाए हुर्मुज को खोल दें, अब वो ये कह रहे हैं कि खोल भी दें और मुस्तकबिल में हमें इसका कंट्रोल भी दें, जो ऑफ कोर्स ना तो गल्फ ममालिक को एक्सेप्टेबल होगा, ना अमेरिका को एक्सेप्टेबल होगा, और ना ही मैं समझता हूं चाइना उसको एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि ऑफ कोर्स बहुत बड़ी जो यहां से आमद और रफ्त होती है वो चाइना के लिए होती है। तो मैं समझता हूं अगर यहां से उनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जो इनफ्लेक्सिबिलिटी नजर आ रही है, उसको अगर फ्लेक्सिबिलिटी में कन्वर्ट कर देता है चाइना, और चाइना अपनी इन्फ्लुएंस को यूज करके एक लीवरेज के तौर पर इस ऑफ रैंप को जो प्रेसिडेंट ट्रंप चाहते हैं कि उनको मिले, वो अगर उनको मिल जाता है तो उसके एवज कुछ लोग ये भी समझते हैं कि कुछ ऐसी रिलैक्सेशन चाइना को भी मिल सकती हैं, जिसके नतीजे में एक ऐसी डील सामने आए दोनों ममालिक के दरमियान जो नई जियोपॉलिटिक्स को डिटरमिन करे। तो मैं समझता हूं बहुत से लोग ये कह रहे थे कि चाइना जाने से पहले जो है वो इस मसले का हल हो जाएगा। यकीनन प्रेसिडेंट ट्रंप यही चाहते थे, क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि वो एक कमजोर प्रेसिडेंट के तौर वहां पे जाएं, वो ये चाहते थे कि वो एक फातेह प्रेसिडेंट के तौर वहां पे जाएं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं। और अब अगर चाइना उनको किसी हद तक इस ऑफ रैंप में उनकी असिस्टेंस करता है, तो मैं समझता हूं इससे उनका एक चाइना का अपर हैंड होगा
और उस स्ट्रेटेजिक लिवरेज को चाइना यूटिलाइज करके अपने लिए कोई कंसेशंस भी ले सकता है। ये एक असेसमेंट है जो कि वॉशिंगटन में इस वक्त की जा रही है। तो सर आप क्या समझते हैं कि इस पूरे विजिट के अंदर ताइवान कितना हसास मामला होगा? ताइवान तो ऑफ कोर्स एक हसास नुक्ता है, और मैं जिस तरह से मैं रिलैक्सेशंस की बात कर रहा हूं, ऑब्वियसली उनमें से एक ये भी हो सकता है। इसके अलावा आप जानते हैं कि जो टैरिफ्स का इशू है, काफ़ी हैवी टैरिफ्स लगाए थे, फिर उनको रिलैक्सेशन दी। बहुत से लोग बीजिंग में ये समझते हैं कि टैरिफ्स को मजीद फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ट्रेड का जो डेफिसिट है उसको भी किसी हद तक बेहतर होना चाहिए, और काफ़ी रिलैक्सेशन इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और जो टेक्नोलॉजी है, दुनिया आप जानते हैं कि अब फ्यूचर में AI और क्लाउड कंप्यूटिंग और रोबोटिक्स, ऑटोमेशन और डिजिटल इनोवेशन की तरफ, और इनफैक्ट इवन स्पेस के अंदर भी इनकी कोऑपरेशन की बात हो रही है। और मैं समझता हूं कि अगर अमेरिका और चाइना के दरमियान एक कोऑपरेशन डेवलप होती है तो एक ऐसा जॉइंट मैकेनिज्म वो चाहते हैं दुनिया में, जो मुस्तकबिल की दुनिया है। देखिए, मुस्तकबिल की जो दुनिया का आर्किटेक्चर है वो कंप्लीटली टेक्नोलॉजी पर डिटरमिन करता है। उसमें चिप्स भी हैं, उसमें रेयर अर्थ्स भी हैं, और चाइना और अमेरिका की कोऑपरेशन जो है, मैं समझता हूं वो एक इसको शायद डिटरमिन करेगी कि किस तरह से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है। आप जानते हैं कि तमाम जो दुनिया का फोकस इस वक्त है वो इसी मामले पे है कि टेक्नोलॉजी को किस तरह से हम इनकॉर्पोरेट करें अपनी मुस्तकबिल की जिंदगी में। जो ममालिक उसको सबसे पहले इनकॉर्पोरेट करेंगे, वही मुस्तकबिल में जो है वो एक पावर बन के अपनी पोजीशन को मेंटेन कर पाएंगे। और जो लोग टेक्नोलॉजी, मेरी मुराद है कि टेक्नोलॉजी से मुराद एक बहुत वाइड रेंजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो अगर उसको अडॉप्ट नहीं करेंगे तो आज आपको पावर्स दुनिया में नजर आ रही हैं, शायद वो मुस्तकबिल में पावर्स ना रहें। तो इस हवाले से इन दोनों के दरमियान तो सर एक चीज और बताइए, आप क्या समझते हैं कि इस दौरे से क्या ये समत मुतय्यन हो जाएगी कि आया डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड पे कब्जे का ख्वाब जो है वो मजीद रखना है या उसको तर्क कर देना? देखिए, मैं नहीं समझता कि ये इस टॉपिक पे मेरी नज़र में तो डिस्कशन शायद ना हो, क्योंकि ये यहाँ पे तो इनके अपना एजेंडा इतना बड़ा है, बायलैटरल विजिट है, और उसके अंदर मैं समझता हूँ मैं इस तनाजुर में मलिक साहब बात कर रहा हूँ कि क्योंकि स्मार्ट चिप्स के हवाले से और रेयर अर्थ मिनरल्स के हवाले से जो कंट्रोल चाइना ने हासिल किया था, तो उसी के मुतबादिल ऑप्शन के तौर पे उनकी ग्रीनलैंड के ऊपर नजर थी। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि अगर यहां पर रिलैक्सेशन उन्हें मिल जाती है तो फिर ग्रीनलैंड वाला जो ख्वाब है वो तो फिर वो अपने जहन से निकाल देंगे। अब मैं नहीं समझता कि वो निकाल देंगे, बिकॉज वहां पे उनके साथ सिर्फ रेयर अर्थ्स भी नहीं, बल्कि वो ये भी समझते हैं कि सर्वेलेंस के लिए दुनिया की सिक्योरिटी, जो उनकी सिक्योरिटी वर्ल्ड व्यू है, उसके हवाले से ग्रीनलैंड उनके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं समझता हूं कि इन द वर्ल्ड ऑफ डिप्लोमेसी आपको कुछ दे और कुछ लेकर बुनियाद पे आगे बढ़ना पड़ता है, फ्लेक्सिबिलिटी और इसके साथ साथ एक दूसरे की जो इंटरेस्ट है उनको समझ के ही आगे बढ़ना पड़ता है। इसी वजह से हम अगर इसी चीज़ को हम ले आए, जब हम बात करते हैं ईरान और US कॉन्फ्लिक्ट की, तो जब दोनों तरफ से मैक्सिमलिस्टिक अप्रोच होती है तो कोई रिजल्ट नहीं निकलता, आप तसादुम की तरफ जाते हैं। क्योंकि चाइना एक बहुत मैच्योर कंट्री है, उनकी एक बहुत पुरानी हिस्ट्री है, अमेरिका भी बहुत एक्सपीरियंस्ड है वर्ल्ड ऑफ डिप्लोमेसी में, तो मैं नहीं समझता कि वो ऐसी चीज़ों पे कहीं पे जो है वो कॉन्फ्लिक्ट करेंगे। आई थिंक इस तमाम मीटिंग का जो मकसद है वो ये है कि किस तरह से फ्यूचर का जो एक नक्शा है उसको एमिकेबली एग्री किया जाए। क्योंकि आप जानते हैं कि इस विजिट से पहले बहुत तवील डिस्कशंस मुख्तलिफ लेवल्स पर हुई हैं चाइना और अमेरिका के दरमियान। तो ऐसा नहीं है कि वो जब डिस्कशन पे बैठेंगे तो कुछ सरप्राइज होगा उनके लिए, उनकी जो टीम्स है। सर मेरा एक आखिरी सवाल, मलिक साहब, हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने एक दो दिन पहले ये बयान दिया कि मुमकिनात में से है कि चीन जाते हुए कुछ घंटों के लिए डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पाकिस्तान का चक्कर लगा लें। क्या ये मुमकिन है कि जाते हुए या फिर वहां से वापस जाते हुए ये दौरा हो सकता है? किसने ये स्टेटमेंट दी? मेरी नजर से नहीं गुजरी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ये बयान है कि मुमकिन है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जाते हुए 1 घंटा पाकिस्तान में कयाम कर लें। ख्वाजा आसिफ साहब के पास शायद कोई इन्फॉर्मेशन हो, आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट ऑन इट, लेकिन जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है और जो मेरी कुछ लोगों से बात हुई है जो प्रेसिडेंट ट्रंप के बहुत करीब हैं, उनके एजेंडा में तो ये नहीं है। लेकिन आप जानते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप जब ट्रैवल करते हैं तो देयर इज अ लॉट ऑफ सीक्रेसी अराउंड हिज विजिट। अगर उनका विजिट यहाँ पे होता है, अगर चाइना में मामला तय हो जाते हैं और उसके बाद कोई अकॉर्ड की तरफ बात बढ़ती है और वो यहाँ आ जाते हैं वापसी पे, तो फिर तो डेफिनेटली इट्स पॉसिबल। लेकिन जाते हुए तो वो नहीं रुके, आते हुए पॉसिबिलिटी है, बट इट्स अ स्लिम चांस। एक्चुअली उनका इस्लामाबाद में आना जो है वो इस चीज से कनेक्टेड है कि इस ईरान US कॉन्फ्लिक्ट में कोई पेशरफ्त हो, और पेशरफ्त भी नहीं बल्कि अगर कोई अकॉर्ड साइन होता है उस हवाले से वो तशरीफ ले आए, या फिर वैसे अगर वो
चाहें कि वो स्टॉप ओवर कर लें तो आई वुडंट नो, लेकिन ऐसा कोई चीज़ इस वक्त कहीं पर यानी discuss अगर नहीं कोई की जा रही। मुआहदा तश्कील पाता है तो फिर उसके लिए जो है वो पाकिस्तान आमद हो सकती है, और इसके साथ साथ जो चाइना के साथ होने वाले एग्रीमेंट्स हैं ये आने वाले दिनों की सम मुतय्यन करेगी। बहुत शुक्रिया जावेद मलिक साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। दीगर इश्यूज पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसे वक्त में पाकिस्तान के किरदार की खुल के तारीफ की है जब ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी अब भी बरकरार है और दोनों ममालिक में मौजूद जंगबंदी खतरे से दो चार है, जिसके बायस पसे पर्दा सिफारतकारी पर भी सवालात उठ रहे हैं। सदर ट्रंप ने चीन के दौरे पर रवाना होने से कबल वाज़ेह तौर पर यह कहा कि वो पाकिस्तान के सालिसाना किरदार पर नजरसानी के बारे में नहीं सोच रहे, क्योंकि उनके मुताबिक पाकिस्तान ने बहुत उम्दा और शानदार काम किया। यह बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि भारत और इजराइल के हिमायत याफ्ता हल्के पाकिस्तान के किरदार को मुतनाज़े बनाने की अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। यह तनाज़ा उस अमरीकी रिपोर्ट से शुरू हुआ जिसमें यह दावा किया गया कि पाकिस्तान ने ईरानी तैयारों को मुमकिन अमरीकी हमलों से बचाने के लिए अपने हवाई अड्डे फराहम किए। रिपोर्ट में खास तौर पर रावलपिंडी की नूर खान एयरबेस का तज़किरा किया गया, जहां मुबैना तौर पर ईरानी फजाइया के तैयारे खड़े किए गए थे, जिनमें एक RC-130 भी शामिल था। ये एक आम ट्रांसपोर्ट तैयारा नहीं बल्कि एक ऐसा मॉडल समझा जाता है जो इंटेलिजेंस और निगरानी के लिए इस्तेमाल होता है। यूं इस मामले की नौइयत मजीद हसास हुई। पाकिस्तान ने इन तमाम दावों को मुस्तरद करते हुए यह एतराफ किया कि एक ईरानी तैयारा इस वक्त मुल्क में मौजूद है जो जंगबंदी के दौरान यहां पहुंचा और उसका ईरान के साथ किसी किस्म के खुफिया ताउन से कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान ने इस सूरत हाल की मजीद वजाहत करते हुए कहा कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जब मुज़ाकरात का पहला दौर इस्लामाबाद में मुनक्किद हुआ तो दोनों ममालिक के वफूद, सिक्योरिटी एहलकारों और इंतजामी अमले की आमदोरफ्त के लिए मुतअद्दिद तैयारे पाकिस्तान आए, जिसके बाद कुछ तैयारे दोबारा मुज़ाकरात होने की उम्मीद पर आर्जी तौर पर पाकिस्तान में मौजूद रहे। यहां एक नुक्ता अहम है, वो ये कि पाकिस्तान ने खुद को एक अस्करी मुआविन के तौर पे नहीं बल्कि सिर्फ एक सहूलतकार के तौर पे पेश किया, जिसका इजहार पाकिस्तान ने अपने सरकारी मौक़िफ़ में बारहा किया। दूसरी तरफ अमेरिकी कांग्रेस में इस मामले ने सियासी रंग इख्तियार किया। सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने यह सवाल उठाया कि पाकिस्तान अगर वाकई ईरानी तैयारों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहा है तो ये उसके सालसी के किरदार के खिलाफ है। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका को ऐसे में किसी और सालिस की तलाश करनी चाहिए, लेकिन अमेरिकी वज़ीर दिफा और ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के सरबराह समेत अमेरिका के आला दिफाई हुकाम ने खुलकर इस मामले पर तबसरा करने से गुरेज किया, जिससे मामला मजीद गैर वाज़ेह हुआ। ट्रंप का बयान उसी पस मंजर में सामने आया जिसका मकसद अमरीकी दाखिली मंजरनामे में तवाजुन पैदा करना है। एक तरफ कांग्रेस में शकूक व शुबहात तो दूसरी तरफ सदर ट्रंप खुद पाकिस्तान के किरदार की तौसीक कर रहे हैं। यह फर्क इस बात की निशानदही करता है कि अमरीकी पॉलिसी के अंदर भी इस मामले पर मुकम्मल इत्तफाक राय मौजूद नहीं। ईरानी तैयारों के मामले का एक और पहलू जमीनी हकीकत से भी जुड़ा है। पाकिस्तानी हुकाम ने यह दलील भी दी कि नूर खान एयरबेस एक शहरी इलाके के वस्त में वाक़े है जहां किसी भी गैर मामूली सरगर्मी को पोशीदा रखना मुमकिन नहीं। अगर वाकई बड़ी तादाद में ईरानी तैयारे वहां मौजूद होते तो यह बात अवामी नजरों से ओझल न रहती। अफगानिस्तान के हवाले से भी ऐसे ही दावे सामने आए, लेकिन वहां की तालिबान हुकूमत ने किसी भी ईरानी तैयारे की मौजूदगी की तरदीद करते हुए एक मुसाफिर तैयारे के महदूद वक्त की मौजूदगी का तज़किरा किया है, जिसे सिक्योरिटी खदशात के बायस एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट मुंतकिल किया गया था। अमरीकी सदर के हालिया बयान ने कम अज कम वक्ती तौर पर पाकिस्तान के हक में राय जरूर हमवार की और यह वाज़ेह किया कि वाशिंगटन की आला क़यादत अब भी इस्लामाबाद के किरदार को मुस्बत अंदाज में देख रही है, लेकिन हकीकत यह है कि ईरानी तैयारों से मुतल्लिक ये तनाज़ा अभी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ और इम्कान है कि आने वाले दिनों में यह मौजू मजीद सियासी और सिफारती बहस का मौजू बन सकता है। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है वाशिंगटन अमेरिका से सीनियर तज्ज़ियाकार अनवर इकबाल साहब ने। अनवर इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अनवर इकबाल साहब, एक तरफ सेनेटर लिंडसे ग्राहम के बयान को देखें, वहां पे पैदा होती तफरीक को देखें, उठने वाले सवालात को देखें, और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप के बयान को देखें, तो क्या इसका दरमियानी रास्ता या नतीजा अखज़ करते हैं आप? देखें, ये बात तो हमेशा से पाकिस्तान पर वाज़ेह थी कि जो पाकिस्तान रोल अदा कर रहा है वो क्या है? वो है सालिसी का, यानी अमेरिका और ईरान के बीच अमन कायम करने का, जंग खत्म करने का, जंगबंदी कराने का। अब जब हमने ये काम शुरू किया था उस वक्त भी हम अच्छी तरह समझते थे कि अमेरिका में वो हल्के जो जंग चाहते हैं, जो जंग को जारी रखना चाहते हैं, जो जंगबंदी के खिलाफ हैं, वो ज़ाहिर है इससे खुश नहीं होंगे और उनको जो भी मौका मिला वो पाकिस्तान पे अटैक करेंगे। जिस किस्म की भी अगर अफवाहसाजी करनी पड़ी तो अफवाहसाजी भी करेंगे। तो ये कोई ऐसी हैरत की बात नहीं है। ऐसे मुल्कों में जहाँ इस तरह का निज़ाम हो, जमहूरी, जहाँ पार्लियामेंट अलग हो, कांग्रेस अलग हो और
हुकूमत अलग हो और अदलिया अलग हो, तो उसमें हर अदारे में मौजूद लोग अपनी अपनी मर्जी की अपनी अपनी राय का इजहार करते हैं। तो मैं नहीं समझता कोई इतनी बड़ी बात है। आप इसको इस तरह देखें, सीबीएस की जो रिपोर्ट है सीबीएस ने शाया की, लेकिन उस रिपोर्ट को अमेरिका में किसी मोतबर मीडिया के जरिए ने नहीं इस्तेमाल किया, ना उसका कहीं हवाला देखा मैंने 2-3 दिनों में। बस खबर छपी और उसके बाद वहीं तक रह गई। हाँ, उसके बाद पाकिस्तान में ज़्यादा बयानबाज़ी हुई, इंडिया में सबसे ज़्यादा हुई, इंडिया ने इसको उठा लिया, तूफ़ान मचा दिया। बिल्कुल समझ में आने वाली बात है कि इस सारे अमल से जो पाकिस्तान का प्रोफ़ाइल बुलंद हुआ है, जो पाकिस्तान की इज़्ज़त हुई है, उससे ज़ाहिर है इंडिया में और इंडियंस को बहुत नाराज़गी है, तो उन्होंने करना था। फिर इसी तरह जो वो हलके हैं अमेरिका में मौजूद, जो जंग चाहते हैं, वो भी बहुत नाराज़ हैं, उन्होंने भी इसको इस्तेमाल किया। तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के लिए किसी किस्म की भी तशवीश की कोई बात है। लेकिन सर सवाल ये बनता है कि नूर खान एयरबेस जहां पर तमाम तैयारे उतरते रहे हैं इस पूरे मुज़ाकराती अमल के दौरान, वहां पर एक तैयारा मौजूद हो या दीगर तैयारे मौजूद हों, तो वो किसकी नजरों से उछल रह सकते हैं? एक बुनियादी सवाल है। तो फिर इसी तनाजुर के अंदर अगर ये खबरें निकलती हैं और उसके ऊपर सेनेटर गुफ्तगू करते हैं, कांग्रेस के अंदर बातचीत आती है, तो क्या इसे किसी मंसूबाबंदी का नतीजा कहा जा सकता है? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे पहले तो ये देखें कि यानी नूर खान एयर बेस को भी छोड़ दें। आप इसको इस तरह देखें कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके इस वक़्त अमेरिका से भी ताल्लुकात हैं, हम्म। चीन से भी ताल्लुकात हैं, ईरान से भी हैं, सऊदी अरब से भी हैं। ये 4 फ़रीक हैं बराह रास्त बड़े इस मामले में, ठीक है? और वो उसकी वजह से उसकी एक हैसियत बनी है सालिस की। तो पाकिस्तान ऐसी हमाकत क्यों करेगा कि वो जाके अमेरिका को नाराज कर ले ताकि उसका जो सालिसी का किरदार वो ज़ीरो हो जाए। अगर अमेरिका नाराज हो जाता है तो फिर तो पाकिस्तान का कोई रोल नहीं रहता ना, या ईरान नाराज हो जाता है या चाइना हो जाता है, तो पाकिस्तान तो इतनी बड़ी हिमाकत नहीं करेगा। इस वक्त तो बहुत पाकिस्तान बड़े एहतियात से और बहुत फूंक-फूंक के हर कदम उठा रहा है। एक तो बात ये। दूसरी बात कि लिंडसे ग्राहम जो हैं, उनका एक बैकग्राउंड है, वो कोई साजिश नहीं है। वो हमेशा कभी उन्होंने अपनी उन सेनेटर्स में से जिन्होंने अपनी पोजीशन कभी तब्दील नहीं की, हमेशा एक मौक़िफ़ पे कायम रहा। एक तो वो राइट विंग के हैं, यहाँ के दाएँ बाजू की नुमाइंदगी करते हैं, यानी रिपब्लिकन पार्टी में भी वो राइट विंग है, एक्सट्रीम राइट उसकी नुमाइंदगी करते हैं। बहुत मज़हबी जो एक फ़िरका है, जो इस तरह सोचता है कि इसराइल की हिमायत करना हमारा मज़हबी फ़रीज़ा भी है, उस फ़िरके के लोग उनकी हिमायत करते हैं, जो ये समझते हैं कि हज़रत ईसा उसी वक़्त वापस आएँगे जब इसराइल जो है मुकम्मल तौर पे बनेगा, मुकम्मल होगा। तो वो इनकी हिमायत करते हैं। तो लिंडसे ग्राहम ने हमेशा इसराइल की बहुत शिद्दत से हिमायत की है। वो इसराइल जब जाते हैं, वीवीआईपी की इनको ट्रीटमेंट मिलती है, तो उनसे ये, बल्कि अगर हम ये तवक्को करें कि वो इसकी मुखालफत ना करें या इस मामले में पाकिस्तान की हिमायत में बयान दें, तो ये हमारी बेवकूफ़ी। हाँ, जब अफ़गानिस्तान में जंग हो रही थी, क्योंकि वो हमेशा राइट विंग के साथ रहे हैं, फ़ौज के साथ रहे हैं, उस वक़्त वो पाकिस्तान के बहुत बड़े हामी समझे जाते थे और हमें हमेशा हमारी हिमायत में बयान देते थे। अब जंग नहीं हो रही है, तो उनकी वफ़ादारियाँ उधर हैं, इधर वो अमेरिका की राइट विंग का मुफाद है। डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेमन के अंदर जो बयान दिया, या फिर पेंटागन या व्हाइट हाउस की ज़ेमन के अंदर जो खामोशी है, इसको किस नजर से देखते हैं? देखें, अगर सदर ट्रंप बयान दे दें, तो फिर तो व्हाइट हाउस या पेंटागन का बयान देना नहीं बनता ना। सबसे बड़ा जो अहलकार है उसने बयान दे दिया, और सदर ट्रंप इस बात को पसंद भी नहीं करते कि कोई उनकी आवाज से आवाज बुलंद करे। वो इस मामले में बहुत सख्त हैं, और आपने देखा कि इस तरह की बातें करने पर एलन मस्क की छुट्टी करा दी। कोई भी जरा उनकी राय से ऊपर बोलने की कोशिश करे तो बहुत नाराज होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि सदर ट्रंप की वजाहत से ज्यादा मजीद किसी वजाहत की आपको जरूरत नहीं है। ये तो नहीं होगा ना कि सारे अदारे अमेरिका के पाकिस्तान के बारे में बोलना शुरू कर दें। पाकिस्तान देख, अब आपको अभी हैरत होगी ये सुन के कि अगरचे ईरान में जंग हो रही है, बहुत बड़ा इशू है, सब कुछ है, लेकिन डोमेस्टिकली अभी सबसे बड़ा इशू जो है यहाँ इमिग्रेशन का चल रहा है। ज्यादा बयान इमिग्रेशन पे आते हैं, ज्यादा मुखालफतें इमिग्रेशन पे हो रही हैं, प्रोटेस्ट भी इमिग्रेशन पे हो रहे हैं। तो यहाँ जो ऐसा नहीं होता कि सारे के सारे एक इशू पे बोल पड़े। तो सर अब ये बताइए कि ये जब से सकूत तारी हुआ है, इसमें पाकिस्तान का किरदार पसे पर्दा क्या रहा? पाकिस्तान की अब पोजीशन मुज़ाकरात के हवाले से क्या है, और दौराए चीन में पाकिस्तान के किरदार पे क्या बात हो सकती है? देखिए, पाकिस्तान का किरदार बहुत मस्बत रहा है।
पाकिस्तान ने बहुत एहतियात से काम लिया, ना सिर्फ ये कि सालिसी की, बल्कि सालिसी करने में एक बहुत 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। एक तो खबरें लीक ना हो, मुकम्मल खामोशी रहे। दूसरे, आपका किरदार गैर मुतनाज़ हो, आप किसी फरीक की हिमायत करते नज़र ना आए। तो पाकिस्तान ने ये सारी एहतियातें की हैं और पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार सालिस के तौर पे सामने आया है और इसकी हर जगह उसको अप्रिशिएट किया गया है। सिर्फ वाशिंगटन में नहीं, हर जगह किया गया है। अब ये जो है चीन में जो मीटिंग हो रही है, उसमें पाकिस्तान के किरदार पे तो बात नहीं होगी, ज़ाहिर है कि वो तो कोई मुतनादी इशू नहीं है ना। वहाँ गुफ्तगू होगी ईरान पर और जंगबंदी पर और जंग के खात्मे पर। उसमें अगर ये तजवीज़ दोनों यानी अमेरिका और ईरान ने मुनासिब समझा तो दोबारा इस्लामाबाद में बातचीत हो सकती है, वरना कहीं और हो सकती है। इस वक्त तो चाइना में जो ज़्यादा बड़े मसाइल हैं, अभी फिर ये है कि मैं यहाँ कल एक सेमिनार हुआ था सारे दिन का, उसमें मैंने भी सुना, तो वहाँ भी एक गुफ्तगू हो रही थी कि ज़्यादा जो गुफ्तगू होगी वो टैरिफ पे होगी, ट्रेड पे होगी, तजारती मुआहदों पे होगी। ईरान पे भी ज़रूर होगी, एक अहम तरीन मौजू है, लेकिन सिर्फ ईरान पे गुफ्तगू नहीं होगी, ज़्यादा गुफ्तगू, क्योंकि सदर ट्रंप ये कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स करें जो अमेरिका के फेवर में जाए। चाइना कोशिश करेगा ऐसे एग्रीमेंट्स करें जो चाइना के फेवर में जाए। आपको पता है दोनों मुल्कों के दरमियान हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की तिजारत होती है, तो वो ज्यादा फोकस चाइना का जब भी विजिट होता है तो ज्यादा फोकस तिजारत पे होता है। ज़्यादा जो तवज्जो दी जाएगी वो दोनों ममालिक के दरमियान जो बाहमी मफादात हैं उनके ऊपर दी जाएगी और ईरान के मामले के ऊपर दी जाएगी। अगर वहाँ पे कोई शय तय होती है तो फिर हो सकता है कि अगला मरहला मुज़ाकरात का जो है वो इस्लामाबाद में हो जाए। बहुत शुक्रिया अनवर इकबाल साहब सवाल लेने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। कहीं नहीं जाएगा ब्रेक के बाद। खुशामदीद नाज़रीन, पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका के दरमियान सालसार राबेताकार का किरदार अदा करने के बायस भारत और इजराइल दोनों के हवास पे सवार हो चुका है। कभी नरेंद्र मोदी और उनके वज़रा सिफारती मंजरनामे में पाकिस्तान के नुमाया किरदार पर परेशान दिखाई देते हैं, तो कभी इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के बयानात ये जाहिर करते हैं कि इजरायली क़यादत पाकिस्तान के मुतहर्रिक सिफारती किरदार पर खुश नहीं। इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने एक इंटरव्यू में यह इल्ज़ाम आयद किया कि मुख्तलिफ ममालिक अमरीका में इजराइल के खिलाफ राय आमा हमवार कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने मिसाल के तौर पर पाकिस्तान का नाम लिया और बराह रास्त इल्ज़ाम आयद करने से गुरेज किया। ख्याल रहे कि सिफारती हलकों में बहुत मोहताज जुबान इस्तेमाल की जाती है, तो पाकिस्तान के हवाले से दी जाने वाली इस मिसाल से एक बार फिर यह वाज़ेह हुआ कि इजराइल पाकिस्तान के नुमाया होते हुए सिफारती किरदार पर खुश नहीं है। उन्होंने एक इंटरव्यू में यह दावा किया कि सोशल मीडिया पर ऐसे पैगामात फैलाए जा रहे हैं जो बज़ाहिर अमरीकी शहरियों के लगते हैं, लेकिन जब उन पैगामात की हकीकत जांची जाती है तो उनका ताल्लुक पाकिस्तान की किसी बेसमेंट से निकलता है। उन्होंने ये बेसरोपा इल्ज़ाम भी आयद किया कि एक मुनज़्ज़म हिकमत अमली है जिसका मकसद अमरीका में इजराइल की हिमायत को कमजोर करना और दोनों ममालिक के इत्तेहाद को नुकसान पहुंचाना है। ये इल्ज़ाम एक ऐसे वक्त सामने आया जब सोशल मीडिया वाकई आलमी सियासत का अहम मैदान है। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक ये सारी सरगर्मी बूट फॉर्म्स के जरिए इंजाम दी जा रही है, जो ऐसे नेटवर्क्स होते हैं जहां हजारों जाली और खुदकार अकाउंट्स एक ही बयानिए को फरोग देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। उनमें एआई की मदद से मवाद तैयार किया जाता है ताकि वो हकीकी दिखाई देने के अलावा बड़े पैमाने पर असरअंदाज हो सके। पाकिस्तान के हवाले से अहम नुकता यह है कि यह इल्जाम किसी बाज़ाब्ता सबूत के तौर पर नहीं बल्कि सिर्फ एक मिसाल के तौर पर आयद किया गया। यही वजह है कि इस हवाले से अभी तक कोई ठोस शवाहिद ही पेश नहीं किए गए। पाकिस्तान का माजी में भी साइबर या मालूमाती जंग के हवाले से जिक्र ज़ेर बहस आता रहा, लेकिन ऐसे दावे अक्सर आलमी सियासत के तनाजुर में किए जाते हैं जहां बयानिया खुद एक हथियार होता है। बेंजामिन नेतन्याहू के बयान का दूसरा पहलू उनकी अपनी तशवीश को जाहिर करता है। उन्होंने खुद ये एतराफ़ किया कि अमरीकी नौजवानों में इजराइल के लिए हिमायत में कमी आई और उसकी बड़ी वजह सोशल मीडिया पर गजा और लबनान के हवाले से गर्दिश करने वाली तस्वीर और वीडियोस है। पाकिस्तान का जिक्र उस वसी तर बयानिए का हिस्सा है जिसमें मुख्तलिफ ममालिक पे सोशल मीडिया के जरिए आलमी रायआमा को मुतासिर करने का इल्जाम आयद किया जा रहा है। यूं पाकिस्तान के लिए चैलेंज अब यह है कि वह ऐसे इल्जाम के बावजूद अपनी सिफारती साख को बरकरार रखे, खासतौर पर एक ऐसे वक्त पे जब वो मुख्तलिफ इलाकाई तनाज़ात में राबेताकार या सालिस का किरदार अदा कर रहा है। इजरायली वज़ीर आज़म सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं रहे बल्कि उन्होंने ईरान, हमास और हिजबुल्लाह के हवाले से भी सख्त लबो लहजा इख्तियार किया। उन्होंने कहा कि ईरान की हुकूमत कमजोर हो चुकी लेकिन उसका जौहरी प्रोग्राम अब भी एक खतरा है। उन्होंने यह भी वाज़ेह किया कि इजराइल अपनी सलामती पर कोई समझौता नहीं करेगा और खित्ते में अपने मुखालिफ गिरोहों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखेगा। इजरायली वज़ीर आज़म के इस बयान से एक बार फिर यह जाहिर हुआ कि वो खित्ते में किसी तौर पर पुरअमन मंजरनामा वज़ा नहीं होने देना चाहते और ईरान अमरीका जंगबंदी का बरकरार रहना और फिर दोनों ममालिक के दरमियान जारी पसे पर्दा सिफारतकारी कबूल करना इजराइल के लिए आसान नहीं है। सिफारती तनाजुर में देखा जाए तो पाकिस्तान का बतौर मिसाल जिक्र भी
सिर्फ इस एक इल्जाम तक महदूद नहीं, बल्कि ये पाकिस्तान के पुरअमन सालिस के किरदार को मुतासिर करने की एक मुनज़्ज़म कोशिश भी है, क्योंकि पाकिस्तान का ईरान अमेरिका जंग में सालिसाना किरदार भारत और इजराइल समेत बहुत सी आलमी ताकतों के लिए कबूल करना आसान नहीं है। इसी मंजरनामे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है डिफेंस ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ब्रिगेडियर साहब, पाकिस्तान का ईरान और अमेरिका के दरमियान सालसी और राबिताकारी के हवाले से जो बढ़ता हुआ किरदार है, ये आलमी ताकतों के लिए किस हद तक काबिल कबूल है? देखिए, पाकिस्तान एक बहुत ही अहम और अच्छा किरदार अदा कर रहा है, जो कि पूरी दुनिया इसको रिकग्नाइज भी कर रही है और अप्रिशिएट भी कर रही है। आप ये देखेंगे, मार्के हक के बाद जो हमें रुदाई हुई, दुनिया में पाकिस्तान रीजनल स्टेबलाइजर बन गया, मिडिल पावर का लीडर बन गया, खलीज ममालिक के साथ भी हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हो गए, किंग सऊदी से हमारे दफाई माहदे भी हो गए। प्रेसिडेंट ट्रम्प हमें तारीफ करता है, ईरान तारीफ करते हैं, हमारे फील्ड मार्शल की बहुत तारीफ प्रेसिडेंट ट्रम्प बार बार करते हैं, प्राइम मिनिस्टर की तारीफ करते हैं। उसके बाद 47 ईयर्स की नाराजगी दुश्मनी थी, वो देखें ना आपने कितनी जल्दी उनको ला के एक कमरे में एक क्रॉस टेबल बिठा दिया, मुज़ाकरात करवा दिए, सीज फायर करवा दिए, दुनिया नहीं करवा सकी वो हमने करवा दिया। 8 दी फिर एक्सटेंड कराई, अभी दोबारा उसके बाद मुज़ाकरात जब भी हो रहे हैं, दोनों तरफ कह रहे हैं हम वी ट्रस्ट पाकिस्तान। अमेरिकन प्रेसिडेंट कहते हैं, ईरानियन लीडरशिप कहती है। उसके बाद जो पॉइंट्स आते हैं वो ईरान पाकिस्तान को देता है, पाकिस्तान अमेरिका को देता है, अमेरिका पाकिस्तान को देता है, पाकिस्तान ईरान को देता है। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है, आला सफारतकारी और आला ये मिलिट्री सफारतकारी है, जिसमें फील्ड मार्शल का बहुत बड़ा किरदार है। आई थिंक इसको तो जितना भी अल्लाह करे कि फाइनली ये इस्लामाबाद अकॉर्ड अगर साइन हो जाता है, इस्लामाबाद अकॉर्ड, इट विल बी रिमेम्बर्ड थ्रू द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड कि एक छोटे मुल्क ने एक सुपर पावर का और ईरान का जितनी बड़ी दुश्मनी खत्म कराया, दुनिया को तबाही के दहाने से वापस किया, थर्ड वर्ल्ड वॉर की कब से डेंजरस था वो किया, इकोनॉमिक क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस निकाल लिया। लेकिन ब्रिगेडियर साहब आप ये देखिए कि बेंजामिन नेतन्याहू एक इंटरव्यू में ये कहते हैं कि अमेरिका में एक राय पाई जा रही है, वो राय ये है कि इजराइल के साथ ताल्लुकात जो हैं वो खराब हों, या इजराइल के मुखालिफ राय है। वो कहते हैं जब उसकी खोज लगाई जाती है तो मालूम पड़ता है पाकिस्तान जैसे मुल्क इसके पीछे हैं। तो इन हालात के अंदर ऐसा बयान देना ये कौन से अजाइम की निशानदेही करता है? बड़ी क्लियर है कि वो ये अजाइम करता है कि टू क्रिएट अ मिसट्रस्ट बिटवीन अमेरिका एंड पाकिस्तान। नंबर 2, स्पॉयलर्स आपको पता है कि इंडिया और इजराइल है। इजराइल किसी हालत में नहीं चाहता कि सीज फायर हो, वो चाहता है कि ईरान की टोटल डिस्ट्रक्शन हो, ईरान का न्यूक्लियर कैपेबिलिटी जीरो हो जाए, हमेशा के लिए खत्म, मिसाइल कैपेबिलिटी हमेशा के लिए खत्म हो जाए, रजीम चेंज वहां पर हो जाए, अपनी मर्जी की वो रजीम लाए और रजा शेख पहलवी के बेटे को वहां का वो सदर बना दे, और उसके बाद वो उनसे सफारती ताल्लुकात भी कायम हो जाए, और आके पाकिस्तान के बिल्कुल बलूचिस्तान के मुंह के ऊपर आके बैठ जाएगी ईरानी नवाज हुकूमत। ये वो चाहता, और उसके लिए हमेशा के लिए ग्रेटर इजराइल का ख्वाब जो वो पूरा हो जाए, क्योंकि जब ईरान की फ्रेंडली हुकूमत आ गई तो फिर वो अपने जाके जॉर्डन, इजिप्ट और ममालिक पे जहाँ उसका नक्शे में शामिल है, वहां पे जाके ग्रेटर इजराइल का अपना ख्वाब पूरा कर ले, जो कि नहीं हो सकता। नहीं, ईरान ने बता दिया ईरान बहुत स्ट्रॉन्ग पावर है, इवन अमेरिकन प्रेसिडेंट को पता चल गया। तो ब्रिगेडियर साहब आप क्या समझते हैं कि जो अमेरिकन अवाम में नौजवान हैं उनके अंदर ये राय पाए जाना कि इजराइल जो है वो दहशतगर्द रियासत है, या इजराइल के बारे में राय जो माजी में थी वो मुख्तलिफ हो जाना, तो क्या उसमें किरदार पाकिस्तान का है? क्या पाकिस्तान ने ये राय तब्दील करवाई है, या फिर इजराइल के अपने करतूत ऐसे थे जिसकी वजह से राय तब्दील हुई? ये ज्यादा राय तब्दील हुई है प्रेसिडेंट ट्रम्प की अपनी वजह से। इजराइल ने जो ओवर प्ले किया, झूठ बोला, मिस कैलकुलेशन कराया, और उसके बाद 7 दिन का क्या कि ईरान को तो आप तबाह कर देंगे वो कराया। उसके बाद जो वहां पर इन्फ्लेशन हुई, जो वहां पर महंगाई हुई, ईरानी पब्लिक नाराज हुई, अमेरिका का भरम टूट गया, नेटो अलग हो गया, उसके बाद यूरोपियन यूनियन ने साथ नहीं दिया, खलीजी ममालिक नाराज हो गए, और फिर अमेरिका अपने हदाफ जो टारगेट से वो अचीव नहीं कर सका डिस्पाइट 50 दिन की लड़ाई के। ये सारी चीजें कम्युलेट होके ये वजह बनी कि तुमने इवन प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट जो अमेरिका का है उसकी उन्होंने वहां रिकॉर्डिंग की हुई है कि वो नतीजे कह रहे हैं कि तुमने हमारे साथ झूठ बोला, हमें गलत इस लड़ाई में फंसा दिया, तुमने कहा 1 हफ्ते में हम सब कुछ कर लेंगे।
तो ये वजूहात हैं जिसकी वजह से वो ये असल वजह ये है। पाकिस्तान ने तो सिर्फ सालिसी की बात की है, पाकिस्तान ने कोई अमेरिका की इजराइल की लड़ाई कराने की कोई बात नहीं की। वी नो के दे आर वन एंड वन, वो उनका बगल बच्चा रहेगा, उसको छोड़ नहीं सकते। इसलिए पाकिस्तान ने हमेशा वो बात की जो पॉजिटिव है। हमारा कंसर्न एज सालिस ये है कि किसी तरीके से अच्छे तरीके से फ्रेंडली जो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट्स के अंदर ईरान और अमेरिका बैठ के जो अपने तस्वीर है उसको ये कन्वर्स करें पॉइंट्स के ऊपर और कहीं ना कहीं इनका पार्ट हो जाए, ताकि हमेशा के खत्ते थे लड़ाई के जो जंग के बादल होते हैं वो खत्म हो जाए। तो ये इजराइल को पसंद नहीं, यही इंडिया को पसंद नहीं। इंडिया को बर्दाश्त नहीं है कि पाकिस्तान की तारीफ हो रही। आज भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि द ग्रेट मैन है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और फील्ड मार्शल कासिम मुनीर। तो ये बातें इंडिया को जाके छुरी की तरह दिल में लगती है। आप ब्रिगेडियर साहब क्या समझते हैं कि फिर इंडिया के पास ऑप्शंस क्या बचते हैं? वो क्या क्या अब जो है इकदाम उठाने का ख्वाह है, सोच रहा है, प्लान कर रहा है और उससे हो नहीं पा रहा? वो तो सीधा उसका प्लान यही है कि वो अफगान रजीम को इस्तेमाल कर रहा है, फिर हिंदुस्तान को फायर कर रहा है, फिर फारिस को इस्तेमाल कर रहा है, पूरी कोशिश कर रहा है कि ये इंसर्जेंसी को और बढ़ाए। फंडिंग इतनी ज़्यादा इजराइल के दोनों मिलकर कर रहे हैं। पाकिस्तान ने फिर भी इनकी कमर तोड़ दी है, स्ट्राइक की है, ग्रामीण को सारे इनके वेपन हमसे उड़ा के रख दिए, फिर फ्यूल डंप उड़ा दिए, एम्यूनिशन डंप उड़ा दिए हैं, इनके ब्रिजेस उड़ा दिए हैं। इनके लोग आप देखेंगे भी ये इतने डरे हुए हैं कि हमारी सिक्योरिटी फोर्स को अवॉइड करते हैं। अब ये सिर्फ वहां जाते हैं जहां पर सॉफ्ट टारगेट होगा, जैसे आबादी सिविलियन आबादी है, या वहां पर जाते हैं जहां पर शादी हो रही है या अवामी इज्तिमा है, वहां पर जाके धमाके कर देते। कि इससे पता चलता है कि अब हमारी सिक्योरिटी फोर्स भी अवॉइड कर, दैट इज व्हाट वी हैव गॉन ट्रेडेड। और अभी आप देखेंगे अब इंडिया ऐसे कमजोर होते जा रहे हैं। अफगान अवाम खड़े हो गए अफगानिस्तान के अंदर, वहाँ के नौजवान खड़े हो गए, रेजिस्टेंस मूवमेंट आ गई है, वहाँ के स्प्लिंटर जो ग्रुप थे दूसरे वो इनके खिलाफ खड़े हो गए, अफगान खड़े हो गए कि हमें जमहूरियत चाहिए, हम अपने वर्दी के इलेक्शन जो इनका काम है। अफगान तालिबान रजीम ने 6 महीने में वहां पर नॉर्मल जमहूरी इलेक्शन कराने थे, जिन्होंने कमिटमेंट की दुआ में वो इन्होंने पूरी की है। तो अभी वो वक्त आ गया, इन्हें सारा पैसा जो है सब वेस्ट हो गया उनके। इजराइल का भी पाकिस्तान ने जो इनका हाल किया ना ये ट्राई करके, आप इमेजिन नहीं कर सकते। सर, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त आलमी राय आमा को मुतासिर करना हो तो उसमें एआई और डिजिटल नेटवर्क्स का कितना किरदार हो सकता है और कौन कौन इस पे काम कर रहा है? देखें, इसके ऊपर बेसिकली काम इंडिया और उसके बाद इजराइल और साथ उनका जो है ये अफगानिस्तान। आपके सामने सीबीएस की रिपोर्ट आपने देख ली। आप मुझे बताएं, आज के ज़माने में अगर नूर खान एयरबेस पे कोई ईरान के फौजी तैयारी खड़े, सैटेलाइट के थ्रू किसी से छुप सकते हैं क्या? आप किसी हैंगरों में खड़े हुए खुलम खुला खड़े होंगे? वहां पर ईरान के और अमेरिका के दोनों के तैयारी प्राइवेट तैयारी खड़े हैं, जो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को लेकर आए, जो उनके टेक्निकल स्टाफ को लेकर आए। वो स्टाफ जो उनको रिक्वायरमेंट थी उन्हें ये बजाय कि उसको वापस लेके जाते हैं और फिर आते एक लॉजिस्टिक हैवी होता, खर्च होता। उन्होंने कहा कि उनको अपनी एम्बेसी ने रोक लिया, तैयारे खड़े हैं, दोबारा मुज़ाकरे दो छोड़ टीम आएगी, मुज़ाकरात करेगी, अलग अकॉर्ड साइन होगा, ये टेक्निकल इनको असिस्ट करेगी, उस पर सारे वापस चले जाए। बट देयर इज नो क्वेश्चन कि नूर खान बेस पर ईरान एक जहाज आ जाएगा, 2 जहाज आ जाएंगे, और वो भी फौजी कैसे आ सकते हैं? फॉरेन मिनिस्टर आते हैं प्राइवेट जहाज में आते हैं, अमेरिकन आते हैं प्राइवेट जहाज में आते हैं। आई मीन वो बात फिर सैटेलाइट के थ्रू आप हर चीज देख सकते हैं। कोई चीज छुपी हुई है, एक स्पिन सुई पकड़ लेते हैं जहां पर ये सैटेलाइट के थ्रू, तो वहां अमेरिकन को नहीं पता, यूरोपियन को नहीं पता, नेटो को नहीं पता, चाइना को नहीं पता, रशिया को नहीं पता, ये बरतानिया को नहीं पता, या ये जर्मनी को नहीं पता। तो इस वक्त ये 3 ममालिक ऐसे हैं जहां से ये तमाम चीजें ऑपरेट हो रही हैं, आलमी रायमा को तब्दील करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन किसका किरदार क्या है, वो किरदार मस्बत हो या मनफी हो, वो कभी छुपता नहीं है, सामने तो जरूर आता है, दुनिया पे आया होता है, तो आया होता रहेगा और ये चेहरे जो हैं इनके चेहरों से निकाब उतरता रहेगा। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब इस हवाले देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, मुझे दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी कल के रोज। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।